हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ और इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो टॉपिक है उसके बारे में। इन दो टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। इससे पहले जो हमने अप्रॉक्स 3 वीडियोस में लेक्चर्स में टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं उसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में देखा है। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म था जिसमें था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, जो कि जस्ट प्रीवियस वीडियो जो है उसमें डिटेल में डिस्कशन किया है। आई होप कि वो वीडियोस देखे होंगे एंड हेल्पफुल रहे होंगे। नाउ आज का जो टॉपिक है इसमें देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं PYQs। जब हम करेंगे इस टॉपिक इस चैप्टर के एंड में तब हमें समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने देखा है PYQs में तो टोटल लंग कैपेसिटी जो टर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वो हम चैप्टर फिनिश होने के बाद में एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको भी करेंगे, तो तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, पहले कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ में। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ जो है उसमें फर्स्ट टर्म आता है टाइडल वॉल्यूम का, जिसको शॉर्ट में TV के नाम से जानते हैं। अब जितने भी टर्म्स आएंगे उनके शॉर्ट फॉर्म क्या हैं ये भी हमें पढ़ने हैं, मतलब याद करने, पढ़ने तो हैं ही हैं भाई, याद रखने हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म है TV टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, तो ये इससे सिर्फ TV दे देगा या फिर टोटल लंग कैपेसिटी के लिए TLC दे देगा, पूरा नहीं लिखेगा। तो ये टर्म्स जो है इनके शॉर्ट फॉर्म भी और फुल फॉर्म दोनों पता होने चाहिए, अदरवाइज़ का दिमाग से ही बाहर रहेगा क्वेश्चन, तो सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात है। तो जो टाइडल वॉल्यूम है इसका क्या मतलब होता है एक्चुअल में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। कहने की बात ये है कि जब हम नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, नॉर्मल होता है, कोई फोर्सफुली नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर कम या ज़्यादा नहीं कर रहे, नॉर्मल कंडीशन में एकदम जस्ट नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट में जब कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो उस टाइम पर वो कितनी सांस अंदर ले रहा है और कितनी सांस जो है, कितनी एयर जो है वो बाहर निकाल रहा है, कितना ब्रीद इन किया उसने, कितना ब्रीद आउट किया, तो उस एयर का जो वॉल्यूम होता है उसको हम जानते हैं टाइडल वॉल्यूम के नाम से। इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml, ठीक है, 500 ml की बात की गई है। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक हेल्दी मैन या फिर एक हेल्दी पर्सन की बात की जाए तो वो पर मिनट 6000 से 8000 अप्रॉक्सीमेटली इतना जो है ml पर मिनट एयर जो है वो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है। ये था टाइडल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है जिसको हम शॉर्ट में IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, ठीक, जिसको शॉर्ट में IRV के नाम से जानते हैं। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है, तो ये होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। एडिशनल वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम की बात की गई है एयर के, सो एयर का वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो कि फोर्सफुली इंस्पायर की गई हो किसी पर्सन के थ्रू। जब कोई इंसान फोर्सफुली इंस्पायर मीन्स ब्रीद इन करता है, ठीक है, फोर्सफुली कर रहा है, नॉर्मल स्टेट की बात नहीं है, तो जैसे फॉर एग्जांपल
ये हमने फोर्सफुली किया, तो इस वाले प्रोसेस में क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन के प्रोसेस, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है उसने ब्रीद इन की, इंस्पायर किया, एडिशनल वॉल्यूम। तो जितनी वो एडिशनल वॉल्यूम को ब्रीद इन करता है कोई भी पर्सन फोर्स के थ्रू, तो उसको हम जानते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से। अगर यदि इसके एक ऑन एन एवरेज डेटा की बात करें तो ये होती है 2500 से 3000 ml तक। मीन्स इतना ml जो है कोई भी पर्सन, कोई हेल्दी पर्सन फोर्सफुली इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है एयर का उसको ही इंस्पायर कर सकता है, ब्रीद इन कर सकता है ऑन एन एवरेज। ये था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये दोनों टर्म्स जो हैं इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड वीडियोस जो है, कंटेंट जो हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, मुझे भी उससे कॉन्फिडेंस मिलता है और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने का मन करता है, वीडियोस अपलोड करने का मन करता है। नेक्स्ट जो टर्म है उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जस्ट अपोजिट होता है। इसको शॉर्ट में हम ERV के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने देखा जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था उसमें एक फोर्स के थ्रू कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है एयर का वो हमने ब्रीद इन किया, वो हो गया IRB। उसी तरीके से एक फोर्स के थ्रू, ठीक है, कितना वॉल्यूम जो है कोई भी एक हेल्दी पर्सन कितना एयर का वॉल्यूम, कितना एक्स्ट्रा एयर के वॉल्यूम को ब्रीद आउट करता है, एक्सपायर करता है फोर्स के थ्रू। जैसे कि फोर्स से हमने ब्रीद इन तो कर लिया, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम गई वो हो गया हमारा IRV। अब इसमें एक फोर्स के थ्रू हमने ब्रीद आउट किया, तो फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एयर का वॉल्यूम जो है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम का एयर एक कोई भी पर्सन एक्सपायर करता है फोर्स अप्लाई करने के बाद में, उसको हम जानते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट में इसको हम ERV के नाम से जानते हैं। अगर यदि हम इसके एक एवरेज डेटा की बात करें तो ये कितनी होती है, 1000 से 1100 ml तक होता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि अगर यदि फोर्स लगा के ब्रीद इन कर रहे हैं तो वो एयर का वॉल्यूम जो है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है एयर का है वो ज़्यादा जाएगा। लेकिन जब ब्रीद आउट करना होगा फोर्स लगाने के बाद तो एयर जो है वो कम निकलेगी एज़ कम्पेयर टू ब्रीद इन वाले प्रोसेस में, जैसे हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में RV के नाम से जानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। यहाँ पर ये जो है इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम फोर्स के साथ में ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा के हमने सांस को बाहर निकाला, ब्रीद आउट किया, तो उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो एयर कुछ अमाउंट एयर का जो रिमेनिंग रह जाता है उस एयर के वॉल्यूम को हम रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। इसकी अगर एक एवरेज डेटा की बात करें तो ये होता है 1100 to 1200 ml एयर वॉल्यूम जो है वो रिमेनिंग रह जाता है लंग्स में एक फोर्सफुल ब्रीद आउट करने के बाद भी, ठीक है। ये हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट में IC के नाम से जानते हैं। अब ये जो IC है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। सबसे पहले तो एक हमने नॉर्मल कंडीशन की बात की है, ये ध्यान रखना है। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी पर्सन इंस्पिरेशन मीन्स ब्रीद इन कर रहा है, ब्रीद आउट कर रहा है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है कि जब हमने ब्रीद आउट किया, ठीक है, पहले सांस छोड़ दी, ठीक, उसके बाद फिर हम इंस्पायर करेंगे, एयर को ब्रीद इन करेंगे, तो एक नॉर्मल एक्सपिरेटरी प्रोसेस करने के बाद कितनी टोटल वॉल्यूम जो है एयर का वो हम ब्रीद इन करते हैं,
उसको हम जानते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के नाम से। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है उसमें देखा जाता है कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, ये जो दोनों का एडिशनल होता है, इतनी कैपेसिटी जो होती है वॉल्यूम की, उसको हम जानते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के नाम से, शॉर्ट में IC भी लिखते हैं। तो अगर यदि क्वेश्चन में IC इक्वल्स में दे रखा हो, किसके इक्वल होता है ये कैपेसिटी, तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये मिलकर बनाते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इस तरीके से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे टर्म्स, सारी की सारी डेफिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं। फिर आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट में FCR के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखनी है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक नॉर्मल, पहले हमने जो देखे हैं फोर्सफुली देखा था, फोर्स लगा के जब इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं, लेकिन अभी में हम देख रहे हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में जब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है उसकी बात की गई है। तो जब हमने नॉर्मली सांस जो है उसको छोड़ा, ब्रीद आउट किया, ठीक है, उसके बाद एयर का जो वॉल्यूम है वो कितना बच जाता है हमारे लंग्स में, वो जो वॉल्यूम है उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है FCR जो है वो किसके बराबर होता है, ये होता है ERV प्लस RV के बराबर, ये होता है इसके बराबर, ठीक है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम VC के नाम से जानते हैं। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। अब यहाँ पर फोर्सफुली किया जा रहा है। फोर्सफुली जब हम ब्रीद आउट करते हैं उसके बाद कितना मैक्सिमम एयर का वॉल्यूम जो है वो एक पर्सन ब्रीद इन करता है। पहले तो फोर्सफुली हमने क्या किया, एक्सपिरेशन किया, ब्रीद आउट कर दिया इस तरीके से। उसके बाद नॉर्मली कितना हम ब्रीद इन कर रहे हैं एयर के मैक्सिमम वॉल्यूम जो है उसको, ये कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? VC। वाइटल कैपेसिटी जो है वो इंक्लूड करती है ERV को प्लस TV को प्लस IRV को, ये होती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। अब जो हमारे लंग्स हैं उसकी टोटल कितनी कैपेसिटी है उससे रिलेटेड बात की गई है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। टोटल वॉल्यूम जो है एयर का वो कितना होता है हमारे लंग्स में एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर फोर्सफुली प्रोसेस जो है वो हो रहे हैं, तो फोर्सफुली हमने ब्रीद इन किया तो उसमें हमारे लंग्स में टोटल एयर वॉल्यूम कितनी प्रेजेंट है वो वॉल्यूम कहलाती है टोटल लंग कैपेसिटी। जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो किसके बराबर होती है? तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्लूड करता है RV, ERV, TV एंड IRV, जिसको हम वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। सो टोटल लंग कैपेसिटी किसके बराबर होती है? RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, ये होता है
टोटल लंग कैपेसिटी। सो ये थे कुछ टर्म्स, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स उसकी, और उसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। आई होप कि ये सारा का सारा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया है। अगर फिर भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है या नहीं समझ में आता है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अभी तक जब हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा तो वहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो लंग्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसमें भी जो उसका सबसे लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट था एल्वियोलाई, वहाँ पे हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल गैस डिफ्यूज़न जो है वो एल्वियोलाई में होता है। इसके साथ साथ अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये भी और देखेंगे कि एल्वियोलाई के अलावा कहाँ कहाँ पर और गैस का डिफ्यूज़न होता है। तो वो रीज़न होती हैं ब्लड एंड टिश्यूज़ जो है, वहाँ पर भी गैसेस का एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो प्राइमरी साइट जो है गैस के एक्सचेंज की वो क्या हो जाती है, हमारा एल्वियोलाई। उसके बाद ब्लड में भी देखने को मिलता है गैस का एक्सचेंज, एंड टिश्यूज़ जो है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब ब्लड में, एल्वियोलाई में, टिश्यूज़ में कैसे होता है गैसेस का एक्सचेंज, ये मैकेनिज्म भी डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। आई एम डैम श्योर कि कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैस के एक्सचेंज में फर्स्ट पॉइंट जो है यही बताया गया है कि एल्वियोलाई आर दी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस के एक्सचेंज की प्राइमरी साइट जो है वो क्या होती है, वो होती है एल्वियोलाई। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अगर यदि क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाए, स्पेशली प्राइमरी साइट को लेके पूछा जाए गैस के एक्सचेंज की, तो वो होगा एल्वियोलाई। अदरवाइज एल्वियोलाई के साथ साथ ब्लड एंड टिश्यूज़ में भी गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी गैस के एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गोइंग एक्सचेंज इन दीज साइट्स। अब ये जो साइड्स हैं, एल्वियोलाई हो गया, ब्लड हो गया, टिश्यू हो गया, जहाँ पर गैस के एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, तो ये जो गैस का एक्सचेंज है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, जो कि प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। ये चीज़ भी अच्छे से समझनी है कि जो गैसेस हैं, गैसेस में किसका एक्सचेंज हो रहा है, भाई सिर्फ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गोइंग एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूज़न। ये प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट है कि गैस का एक्सचेंज जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। और ये मेनली किस पे बेस्ड होता है, प्रेशर, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उस पर मेनली बेस्ड होता है। उसके बाद जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की और मेम्ब्रेन की थिकनेस है, जैसे कि एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस की बात की जाए, या टिश्यूज़ की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ब्लड जो फ्लो हो रहा है ब्लड कैपिलरीज में, तो इसकी जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है इसकी बात की जाए, या फिर गैसेस के सॉल्युबिलिटी की, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि डिफ्यूज़न के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। सो सॉल्युबिलिटी of gases and thickness of membrane are also important factors जो कि इन्वॉल्व होते हैं डिफ्यूज़न के प्रोसेस में। that can also affect the rate of diffusion। ये जो solubility और gases है या फिर thickness of membrane है, ये क्या है, rate of diffusion जो है उसको भी affect कर सकते हैं। ये थी अभी तक इतनी बात। आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। उसके बाद आता है कि प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैसेस का मिक्सचर है। इसमें हमारा ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है,
और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं, ठीक है, मिक्सचर है गैसेस का। तो इतने सारे गैसेस में से कोई एक गैस, इंडिविजुअल गैस, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ऑक्सीजन, तो एक इंडिविजुअल गैस जो है वो कितने प्रेशर का कंट्रीब्यूशन कर रही है, उस प्रेशर को जानते हैं हम पार्शियल प्रेशर के नाम से। और इसको हम शॉर्ट में जो स्मॉल p होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एंड अगर यदि हमें इसको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखना हो तो PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि पार्शियल प्रेशर जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो चीज़ भी समझ में आई होगी। अगर यदि मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर जो है इसके यूनिट की, तो पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट होता है उसको mmHg में लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं mmHg, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई इतनी बात। अब हमें ये एक टेबल दे रखी है जिसमें कंपैरिजन है पार्शियल प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे। तो ये जो टेबल है इसको समझते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पार्शियल प्रेशर, इसकी ये यूनिट होती है, ये भी ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो उसको mmHg में डिनोट किया जाता है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड at different parts involved in diffusion in comparison to those in atmosphere। जो एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर है उसके कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है डिफरेंट लोकेशंस पे, एल्वियोलाई में, ब्लड में, टिश्यूज़ में, ये कितना होता है इसका डेटा दिया हुआ है इस पर्टिकुलर टेबल में। तो इसको समझते हैं इस टेबल को कैसे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों जो है इन्वॉल्व होती हैं, इन्हीं का एक्सचेंज होता है। एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159 mmHg, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना होता है 0.3 mmHg, कितना कम पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ये हो गई। लेकिन जैसे ही इसको कंपेयर करेंगे हम एल्वियोलाई के साथ में, तो एल्वियोलाई जो रीजन है वो प्राइमरी साइट है गैसेस के एक्सचेंज की, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलाई में जाकर कम हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 159 है, जैसे ही एल्वियोलाई में पहुँचा वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 104 हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन एल्वियोलाई जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर है इन गैसेस का उससे इसका कंपैरिजन हो रहा है, ये हुआ। फिर आता है ब्लड, ब्लड में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको हम इम्प्योर ब्लड के नाम से भी जानते हैं। इम्प्योर ब्लड होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना है 40, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 45। क्यों ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर? क्योंकि ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट ब्लड, जो कि है ऑक्सीजनेटेड, जिसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड। और एक प्योर ब्लड जो है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पर 95 होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, जबकि 40 ही होता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। अब टिश्यूज़ में बात की जाए, टिश्यूज़ में अगेन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम होती है। क्यों? क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं यहाँ पर ये जो गैसेस हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक्सचेंज देखने को मिलता है। टिश्यूज़ जो है, सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है कैटाबॉलिक प्रोसेस में, ब्रेक डाउन के प्रोसेस में, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और सेल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि टिश्यूज़ जो हैं उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 45। तो इस तरीके से ये जो टेबल में गिवन डेटा था ये इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक्चुअल जो मैकेनिज़्म है गैसेस के एक्सचेंज का, उसकी तरफ मूव करते हैं। सो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर में इतना रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्वियोलाई को। उसके बाद आता है हमारा पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी मीन्स लंग्स का रीजन पूरा। उसके बाद ये जो है ये हो जाता है हार्ट, हार्ट के बाद आती हैं सिस्टमैटिक आर्टरीज, ये रीज़न जो है ये है टिश्यूज़। तो इन सब स्ट्रक्चर्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज जो है उसको हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो थोड़ी देर के लिए और दिल थाम के बैठ जाएं, हमारी गाड़ी जो है वो चलने वाली है इंस्पिरेशन के प्रोसेस से। गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है हर एक पर्टिकुलर रीजन पे, वहाँ पर हम देखेंगे। तो एल्वियोलाई जो है, जैसे ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन में भी मेनली जैसे ही ब्रीद इन हुआ, ठीक है, ब्रीद इन या फिर इंस्पायर्ड की एयर, वो गए हमारे, ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ गया, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में गया, एयर जो है एल्वियोलाई में गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एल्वियोलाई वाला रीजन है उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 140 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ और सिर्फ 40 mmHg है। अब ये जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में गया है ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर जाएगा कहाँ पर, पल्मोनरी वेन्स में। वेन्स और आर्टरीज में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से लेती हैं और कहाँ पर पहुँचा देती हैं, इस ऑक्सीजन को फिर ये पहुँचा देती हैं हमारे हार्ट में। हार्ट में आ गई ऑक्सीजन, हार्ट से ये क्या होगा, पंप होगा ऑक्सीजन, हार्ट से पंप होके ये कहाँ पर जाएगा, सिस्टमैटिक आर्टरीज में। ये शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ लेकिन फुल फॉर्म में यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक आर्टरीज में गया। इस तरीके से देखते हैं कि इंस्पायर्ड हुआ एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ये जो ऑक्सीजन है ये आया हमारा पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स ने इसको हार्ट में पहुँचाया, हार्ट से ये पंप हुआ, ये आया हमारा सिस्टमैटिक वेन्स में। सिस्टमैटिक वेन्स सिस्टमैटिक आर्टरीज जो हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, प्योर ब्लड को। सिस्टमैटिक आर्टरीज जो हैं वहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा टिश्यूज़ में,
ये गया टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में क्या होगा कि एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज भी होता है यहाँ पर। अब टिश्यूज़ जो हैं ये इस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे किसके लिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस में। कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होता है उसमें। जैसे ही कैटाबॉलिक प्रोसेस में, ब्रेक डाउन के प्रोसेस में टिश्यूज़ ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी एंड सेल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्रोड्यूस कर देंगी। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उन्होंने इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया कैटाबॉलिक प्रोसेस में। यूज़ करने के बाद एनर्जी रिलीज हुई एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस हुई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है टिश्यूज से, सेल्स से, इसको सिस्टमैटिक वेन्स, ठीक है, ये टर्म याद रखना है। अब बात आ रही है सिस्टमैटिक वेन्स की, जो कि कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो सिस्टमैटिक वेन्स जो हैं टिश्यूज़ से इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी की, उसके बाद इन्होंने पंप कर दिया कहाँ पर, हार्ट में। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेंगी, हार्ट से लेने के बाद एल्वियोलाई में इसको पहुंचा देंगी और एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद ये क्या होगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, ब्रीद आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस तरीके से जो गैसेस के एक्सचेंज का मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा हमारे एल्वियोलाई, जो हमारा ब्लड है वहाँ, और उसके बाद जो टिश्यूज़ हैं उनमें रन होता रहता है। ये था मैकेनिज्म गैसेस के एक्सचेंज का। एक बार और समझ लेते हैं गैस के मैकेनिज्म जो है उसको। तो जूम करके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर, तो ये है हमारा एल्वियोलाई रीजन। जैसे ही हमने ब्रीद इन किया, ठीक है, यहाँ पर इंस्पायर्ड एयर हुई या फिर ब्रीद इन किया, सांस अंदर गई, ठीक है, ऑक्सीजन मेनली, वो गया हमारा एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है। ये एल्वियोलाई में हुआ। एल्वियोलाई से ये जो ऑक्सीजन है, पल्मोनरी वेन्स जो हैं इस ऑक्सीजन को लेकर जाएंगी कहाँ पर, पल्मोनरी वेन्स जो हैं ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जाएंगी, हमारे हार्ट में, ठीक है। हार्ट में गया, हार्ट से ये जो ऑक्सीजन है, अब बात आएगी हार्ट से ऑक्सीजन की बात ना कहते हुए हम ये कहें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड जो है वो पंप होता है और उसको कौन लेकर जाता है, सिस्टमैटिक आर्टरीज जो हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हार्ट से सिस्टमैटिक आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड जो है उसको पंप करेंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। सिस्टमैटिक आर्टरीज कैरी की ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, उसको पहुंचा देंगी कहाँ पर, बॉडी के जो टिश्यूज़ है हमारे वहाँ पर। अब ये जो होती हैं सिस्टमैटिक आर्टरीज, ठीक है, और जो बॉडी टिश्यू हैं, यहाँ पर अगर यदि हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 95 mmHg होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 mmHg होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा कंटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। अब जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं हमारे, या फिर सेल्स जो हम बोले, ये जो बॉडी टिश्यूज़ हैं ये क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन प्रोसेस में, जिससे एनर्जी रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टिश्यूज़ जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और इसका एक्सचेंज होगा। अब जो हमारे क्या कहते हैं बॉडी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ पर अगर यदि पार्शियल प्रेशर की बात की जाए तो अब देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या हुआ, 40 mmHg रह गया, जबकि
जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या हो गया 45 mmHg हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कहने का मतलब ये हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यूज़ से सिस्टमेटिक वेन्स जो हैं उसको लेकर जाएंगी, कहाँ पर, हार्ट में। हार्ट से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज़ में, और पल्मोनरी आर्टरीज़ जो हैं इसको एल्वियोलाई में पहुँचा देंगी, और एल्वियोलाई जो है वहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, ब्रीद आउट कर दिया जाएगा। इस तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट के प्रोसेस में एल्वियोलाई के साथ साथ ब्लड और टिश्यूज़ में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये था मैकेनिज़्म। आई होप कि ये मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। सो अगर यदि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्लियर होता है, कंटेंट यूज़फुल रहता है, हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर यदि मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स के तरीके से लिखने की बात करूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स की। सो पल्मोनरी वेन्स कहाँ से, लंग से, जो हमारे लंग्स होते हैं मेनली, जो क्या होता है एल्वियोलाई वाला जो रीजन है, पल्मोनरी वेन लंग्स से क्या करती हैं, प्योर जो ऑक्सीजनेटेड ये जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन्स लंग्स से कहाँ पर पहुँचाती हैं, इसको हार्ट में पहुँचाने का काम करती हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने एक टर्म देखा था सिस्टमेटिक आर्टरीज। सो सिस्टमेटिक आर्टरीज क्या करती हैं, ये फिर हार्ट से इसको प्योर ऑक्सीजनेटेड हार्ट से ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को कहाँ पर पहुँचाती हैं, टिश्यूज़ में। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड का क्या हो गया, पैसेज जो है वो पूरा हो गया। अब ये टिश्यूज़ जो हैं इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, ब्रेकडाउन में, जिससे एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब उसके बाद कुछ और टर्म्स थे, जैसे कि सिस्टमेटिक आर्टरी वेन्स, सॉरी आर्टरीज की तो हम बात कर चुके हैं। अब आता है सिस्टमेटिक वेन्स। सो सिस्टमेटिक वेन्स जो हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सिस्टमेटिक वेन्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, सिस्टमेटिक वेन्स कहाँ से, टिश्यूज़ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ पर डालती हैं, हमारे हार्ट में। ये हो गया। उसके बाद आता है पल्मोनरी वेन्स। अरे यार, पल्मोनरी आर्टरीज ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस पल्मोनरी आर्टरीज जो है इनका क्या काम है, हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पर पहुँचाना है, इन्हें लंग्स में। सो इस तरीके से टर्म्स जो हैं पल्मोनरी वेन और सिस्टमेटिक आर्टरीज ये करती हैं प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी। उसके बाद जो टर्म आते हैं सिस्टमेटिक वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये था कॉन्सेप्ट
मैकेनिज्म, गैसेस के एक्सचेंज का, कुछ टर्म्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं, जो कि शॉर्ट में हम नोट करके रख सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के टाइम पर रिवाइज करते टाइम पर बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब ये जो हमारा होता है एल्वियोलाई जो है, उसका अगर हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखें तो द डिफ्यूज़न मैम्ब्रेन, ठीक है, इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। ये जो डिफ्यूज़न मैम्ब्रेन होती है ये 3 मेजर लेयर की बनी हुई होती है। ये देख सकते हैं इस तरीके से एल्वियोलर कैविटी है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ये जो हम देख सकते हैं 1 सेल्ड थिक होती है, एक ही सेल की बनी हुई होती है। ये होती है फर्स्ट लेयर, ठीक है, जिसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है, थिन थिन स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलर लेयर। ये होती है फर्स्ट मैम्ब्रेन जो है, फर्स्ट लेयर जो कि 1 सेल्ड थिक होती है। उसके बाद ये होती है हमारी एंडोथीलियम एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, या फिर हम इसको बोल रहे हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो इस ब्लड कैपिलरीज में ये वाली जो रीजन है, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, इसको हम एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी के नाम से जानते हैं। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज हो गया। तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है, इस तरीके से ये जो लेयर है ये हुई, और इसके बाद ये जो लेयर है एंडोथीलियम, ये 2 लेयर हैं। इसके बीच में ये जो रीजन है जिसको हम बेसमेंट मैम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ इसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो इन 2 लेयर के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से 3 मेजर लेयर के साथ में डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये जो एंडोथीलियम लेयर है, एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरीज हैं, इसमें इस तरीके से ये जो रेड कलर से हमें राउंड शेप में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको। सो इस तरीके से ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन का, जो कि 3 मेजर लेयर से बनकर बना है। फर्स्ट लेयर जो है उसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, बीच का जो रीजन होता है उसको बेसमेंट सब्सटेंस, और जो आउटर लेयर थर्ड वन जो होती है उसको एंडोथीलियम एल्वियोलर कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। ये हुआ इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े सब समझ में आए होंगे। यहाँ पर मैं 1-2 पॉइंट की और बात कर दूँ तो एक टर्म आता है कि जो सॉल्युबिलिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्या है, ये हायर होती है 20 to 25 टाइम्स हायर होती है। मीन्स कि किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो 20 to 25 टाइम्स हायर होती है, ज़्यादा घुलनशील गैस होती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, ठीक है। उसके बाद और अगर यदि हम बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, ये जो मेम्ब्रेन की बात की गई थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियम, एंडोथीलियम, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके अगर यदि हम थिकनेस की बात करें, टोटल थिकनेस जो होती है, थिकनेस जो होती है वो लेस देन होती है 1 मिलीमीटर।
1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होती है। उस पर्टिकुलर डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। सो इस तरीके से ये हमारा आज का पर्टिकुलर वीडियो जो है यहीं पर होता है ख़त्म, जिसमें हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। उसी के साथ साथ जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ थी वो भी कंप्लीट कर ली। आई होप कि ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये। उसके बाद 1-2 टॉपिक बचते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि मे बी 2 लेक्चर्स में ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम इसके PYQs जो हैं वो करेंगे, सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब के सब। पढ़ते रहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि जितनी भी कोरोना से रिलेटेड या फिर इधर से उधर न्यूज़ जो आ रही है न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, तो उन सबको देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और ना ही ये मन में रखना है कि पेपर तो पोस्टपोन होगा या फिर कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल होने के चांसेस तो बहुत ही रेयर हैं, पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, बट अभी बहुत टाइम है मई में, तो इसीलिए अभी से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, रेगुलर बेसिस पर अपनी स्टडी करनी है। साथ ही साथ अपनी हेल्थ जो है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि वीक में या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन थोड़ा काढ़ा जो है वो पी सकते हैं। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से या फिर अपनी कोचिंग क्लासेस अटेंड करने जा रहे हैं तो वहाँ पर अपना मास्क ज़रूर से अप्लाई करें, अपना मास्क लेकर चलें, पहने उसको, सैनिटाइज़र रखें, बाहर से आने के बाद अपने मुंह हाथ जो हैं वो उनको अच्छे से धुलें। तो इस तरीके से थोड़े से प्रिकॉशंस जो हैं उनको ज़रूर से फॉलो करें। और पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि एग्ज़ाम जो है वो तो पोस्टपोन होना ही होना है। अरे भाई पोस्टपोन हो भी जाता है तो एग्ज़ाम तो होगा ना। तो इसको इस तरीके से पॉजिटिव वे में ले कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होता है और हमारी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम छोड़ रहे थे या फिर उस पर कम टाइम दे रहे थे तो वो टाइम वहाँ पर यूटिलाइज़ करें। मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वहाँ से आ जाए तो हम लकी स्टूडेंट बन सकते हैं उसमें से। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।